सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का आपका स्टडी प्रीचर्स पर। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, आज का जो ये लेक्चर है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं बलोखरा को। अब आपको पता है कि जब भी हम हिमाचल के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो एचपीजीके में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ट्रस्टेड जो कोई अगर एग्जांपल दिया जाता है किसी बुक का, तो वो आपको पता है बलोखरा का रहता है हमेशा, क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेड बुक है ये। और काफ़ी टाइम से इसको यूज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स में जो जीके सेक्शन उसमें इसका होता है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से उठ के आते हैं। और जो अभी जो बुक्स हैं, जैसे जो भी बाकी एकेडमीज़ की बुक्स हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर होकर बनती हैं और इसी का जो कंटेंट उसमें देखने को मिलता है। हाँ, उसमें सिंप्लीफाइड वे में दिया जाता है, एक नोट फॉर्मेट में। इसमें लेंथी है, इसमें अगर आप खरीदते हो तो आपको पता है दो बड़े बड़े चंक्स जो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उसको पढ़ना, उसमें से समरी निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। और स्पेशली जो नया स्टूडेंट कोई प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि एच वगैरह, एलाइड, एनडी या बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो लेकिन ये जो सीरीज़ अभी रहने वाली है तो उसमें मैं यही कोशिश करने वाला हूँ कि बलोखरा को एकदम सिंप्लीफाइड वे में और एकदम हैंड रिटन नोट्स में मैं आपके सामने रखूँ, ताकि आप जो है वो यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो और एक पूरी स्टोरी को बहुत ही ईजिली वे में समझ पाओगे। ठीक है। और इसी बुक में से आपके छोटे एग्जाम्स में कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से क्या होता है कि वन लाइनर इन्फॉर्मेशन वहीं से पूछी जाती है। ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये स्टार्ट करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला चैप्टर हमारा। बलोखरा में ये जो है वो जो फर्स्ट वॉल्यूम है बलोखरा का, उसका 11th चैप्टर है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पंचायती राज की बात करी है और अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करी है, यानी कि म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशंस की बात करी गई है। ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं पंचायती राज में से भी और अर्बन लोकल बॉडीज़ में से भी, और इसका हिमाचल से रिलेशन क्या है वो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हिमाचल का मैप हमें पता होना चाहिए, तो ये मैंने बलोखरा से ही स्क्रीनशॉट रखा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा मैप है, उसकी स्टार्टिंग में देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किसके आसपास कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ से पहले क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना एचपीजी का स्टार्ट करो हिमाचल प्रदेश मैप के थ्रू। ठीक है। तो अभी लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा पंचायती राज के बारे में, और फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट 2 लेक्चर आएगा उसमें हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करेंगे इन डिटेल और इन ब्रीफ। ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि इसके बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई बुक रेफर करने की या खुद बलोखरा पढ़ने की, क्योंकि आपके लिए जो ये टाइम जो आपका वेस्ट होगा उसको मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ, उसकी समरी आपके लिए यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, इससे बाहर नहीं आएगा आपको पेपर में। ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जैसा देख सकते हो मेरे हैंड रिटन फॉर्मेट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो एक आप कह सकते हो वाक्य इसके बारे में बोला था, और ये आपके बलोखरा में लिखा हुआ है, तो उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज वे में अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको ऑल्टर करके लिखा है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली थी कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट मेरली पार्लियामेंट एट द टॉप, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब किसी देश में ये नहीं है कि एक टॉप नोच आपका टॉप लेवल पे पार्लियामेंट हो और उससे डेमोक्रेसी सिद्ध होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो कि हर एक इंसान को एक्साइट करती है और उसको ट्रेन करती है। ठीक है। क्यों? उसका अपना सही प्लेस जानने के लिए कि वो क्या डिजर्व करता है एक देश में अपनी लाइफ में। ठीक है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर ऐसी नीड अराइज होती है कभी, और उन्होंने ये बोला कि आई हैव सेड एंड आई मीन इट, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब भी यही है। ठीक है। कि पंचायती राज जो है उसका असली मकसद क्या है, टू ट्रेन एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान को इतना ट्रेन करना, इतना सक्षम बनाना कि ज़रूरत पड़ने पर क्या है वो इंडिया का पीएम बनने की पोटेंशियल रखता हो। समझ आई बात ये? ठीक है। तो आपको ये चीज़ को जो है वो बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि पूरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उन्होंने इस पूरे एक फ्रेज में जो है वो डिफाइन करा हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं और ज़्यादा। चलिए हिस्टोरिकल लेगेसी की बात करूं। हिस्टोरिकल लेगेसी की अगर मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो बुक में लिखे हुए हैं काफ़ी ये एक्सपेंड करके, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही इन ब्रीफ लेके आया हूँ इसको हैंड रिटन फॉर्म में। ठीक है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले 1882 में इसके बारे में बात करी थी। अब देखो ब्रिटिशर्स ने, यानी कि लॉर्ड रिपन ने अनइंटेंशनल ही इसके बारे में बात करी थी। क्या बोला था इन्होंने बात करी थी कि जो लोकल पीपल हैं उनको एसोसिएट किया जाए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ। क्या? टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टू एसोसिएट एसोसिएट local people with district boards, right?
तो ये इन्होंने इसके बारे में बात करी थी। इसके बाद डेमोक्रेटिक डिक्लेरेशन आता है 1917 में। फिर 1919 में आपको पता है बहुत ही फेमस मॉन्टेग कैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, एंड फाइनली कराची सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल वे में भी पूछे जा सकते हैं एचएस के एग्जाम में, और आपको पता है हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी इन्फॉर्मेशन आप उठा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, दो कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, एक लिटिल रिपब्लिक का और एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटिल रिपब्लिक्स क्या थे? बेसिकली ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो उस एंशियंट टाइम पे जो पंचायत हुआ करती थी ना, जो पंचायत हुआ करती थी उनको ही क्या बोला जाता था? लिटिल रिपब्लिक बोला जाता था। ठीक है, लिटिल रिपब्लिक। तो हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी का इसमें बहुत अहम रोल रहा है। गांधी जी जो थे बहुत ही एम्बिशियस थे इस बात को लेके कि इन लिटिल रिपब्लिक्स को रिवाइव करा जाए। ठीक है, और यही कारण है कि आज हम जब डीपीएसपी देखते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें जो आर्टिकल 40 है आपका, ठीक है, वो गांधीयन आइडियोलॉजी को ही दिखाता है। ठीक है, वो गांधीयन आइडियोलॉजी को ही दिखाता है। और उसमें क्या बात बोली गई कि उसमें उन्होंने बात करी गई है कि जो पंचायत होती है उनको जो कह सकते हो नेसेसरी पावर्स देनी चाहिए। ठीक है, उनके पास कुछ सर्टेन पावर्स होनी चाहिए, कुछ ताकि वो लोकल लेवल पे एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट कर पाए। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, और ये स्टेट्स को उसमें निर्देश दिए गए हैं। तो ये लिटिल रिपब्लिक्स का कॉन्सेप्ट है। अभी बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। अब धीरे धीरे उसके बाद हुआ क्या कि लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को सुधारने के लिए ये सीडी जो है वो सीडीपी प्रोग्राम स्टार्ट करा गया, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। ठीक है, बाद में इसको और एक्सटेंड करने के लिए, इसमें और इंप्रूवमेंट लेके आने के लिए एक स्कीम लेके आएगी, एनईएस स्कीम। एनईएस मतलब नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन प्रोग्राम सॉरी स्कीम, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम जो है वो स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस होती है आपकी 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर 1953 को। ठीक है, 1953 को। तो ये याद रख लेना कि एनईएस कब स्टार्ट हुई? 2 अक्टूबर 1953 को। ओके, अब धीरे धीरे करके हुआ क्यों कि इन सब चीज़ें जो हम ये प्रोग्राम्स चला रहे थे जितने भी, क्यों? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। इसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली बाद में एक बहुत ही अहम स्टेप लिया गया, वो लिया गया आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में। आपको पता है जो 5 ईयर प्लान है हमारे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इकोनॉमी में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन। सेकंड 5 ईयर प्लान में उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में एक कमेटी जो है वो बनाई गई। ठीक है, एक कमीशन बनाया गया, वो किसका? बलवंत राय मेहता की चेयरमैनशिप के अंडर, बलवंत राय मेहता की चेयरमैनशिप के अंडर। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई, क्यों? टू रिव्यू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और ये बनाई गई आपकी 1956 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है ये चीज़। चलिए अब थोड़ा सा जाते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, यानी कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, अपनी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बोली। तो बलवंत राय मेहता जी ने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने बोली वो बोली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। क्या? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक सिस्टम बनाने की बात करी। क्या? कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, 3 स्तरीय सिस्टम होना चाहिए। वो 3 स्तरीय सिस्टम क्या आपका रहेगा? एक अगर मैं बात करूं विलेज लेवल की तो वहाँ पे ग्राम पंचायत की। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक लेवल की बात करूं तो एक वहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक पंचायत समिति होनी चाहिए। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो एक क्या होना चाहिए? जिला परिषद। बेसिकली उन्होंने बात ये 3 की करी थी कि क्या बात करी थी? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ऑब्वियसली बात है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो ये इनकी बहुत ही अहम रिकमेंडेशन थी, तो प्लीज़ इसको याद रखना, पेपरों में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और भी बोली। क्या बोली? कि जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, इसको किसके अंदर करना चाहिए? ये स्टेट लिस्ट का है। इसमें स्टेट लिस्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम किसके अंडर है? स्टेट लिस्ट के। तो ये भी इन्होंने बोला था। अब हुआ क्या कि इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, पंडित नेहरू जी ने सबसे पहले जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को हमारे देश में पंचायती राज का जो है वो इनोग्रेशन किया। कहाँ पे? नागौर में, नागौर। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज कौन सा गांव? गांव का नाम था बागदारी। ठीक है, बगदारी विलेज। बगदारी विलेज में, नागौर में, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को ये इसका इनोग्रेशन होता है हमारे देश में। और राजस्थान के बाद दूसरा जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। कौन? आंध्र प्रदेश। ये 11 अक्टूबर को यहाँ पे इनोग्रेशन हुई थी।
ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात इसमें करते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब उन्होंने इनोग्रेशन यहाँ पे कर दिया, तो अब हिमाचल के कंसर्न में हम बात करते हैं। यहाँ पे बात चल रही है हिमाचल पंचायती राज एक्ट 1968, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली एक्ट पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट कब हुआ, तो 1968 में भी हुआ, बाद में इसको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके 1994 में भी आया था, तो वो आपको याद रखना है। अभी हम बात करेंगे कि 1968 में क्या बात करेगी। देखो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1956 से लेके 1963 तक, टू 1963 तक आपको पता है कि हम क्या थे, यूटी, यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, और फाइनली 1963 में जो है वो हमारी जो असेंबली जो है उसको रिवाइव किया गया। ठीक है, वापस यानी कि गवर्नमेंट बनाई गई, एक प्रॉपर इलेक्शंस हुए और असेंबली बनाई गई। ठीक है, याद रखना आपको। तो इस दौरान काफ़ी सारे चेंजेस आए इसमें। ठीक है, तो फिर एक्ट फाइनली लेके आते हैं हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968। तो देखो इसमें दो कंसेप्ट्स की बात करी गई थी, एक पंचायत की, एक न्याय पंचायत की। अब आप बोलोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस मैं आपको बताने लगा हूँ। खैर, पंचायती उसमें एक बात बोली गई कि पंचायत क्या होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने वही तीन स्तरीय बात करी कि विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए, ये इन्होंने बात करी। और इन्होंने बोला कि जो पंचायत है, पंचायत के साथ साथ न्याय पंचायत भी इक्वल ही होनी चाहिए। न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया कि जो हम बात करते हैं जो पंच होते हैं, सरपंच, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक पंच होगा यानी कि सरपंच, और सरपंच के साथ नायब सरपंच, और उसी पंचायत में से जो मेंबर्स हैं आपसी सहमति से कुछ मेंबर्स को चुनेंगे, उनको न्याय पंचायत में बिठाएंगे। ठीक है, और न्याय पंचायत का काम क्या हो, न्याय का मतलब जस्टिस, यानी कि कोई अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ काम होता है तो लोगों को पेनलाइज करना, यानी कि उनको पेनल्टी डालना और इंसाफ करना। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अब जो है, अब न्याय पंचायत जो है वो नहीं है काम में, अब सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, लेकिन मैं 1968 की बात कर रहा हूँ आपको, कि उसमें ये बात बोली गई थी। ठीक है जी, होता क्या है कि 1977 में, फिर बाद में कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, 1977 में सेंटर में जो है भारतीय जनता पार्टी आती है। ठीक है, जनता पार्टी आती है 1977 में सेंटर में। इन्होंने डिमांड रख दी कि इसके बीच में कुछ और सुधार लेके आए जाएं, किसमें, जो बलवंत राय मेहता ने जो रिकमेंडेशन दी थी पंचायती राज सिस्टम को लेके, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आए जाएं। तो उन्होंने क्या बनाई, एक और कमेटी बनाई, किसके अंडर, अशोक मेहता, किसके अंडर, अशोक मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बलवंत राय मेहता हमें पता चल गया 1956, अशोक मेहता की बात करें। ठीक है, इनके अंडर बनाएगी। तो अशोक मेहता जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसमें बाकी तो सेम ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही थी, ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आए, लेकिन एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मंडल पंचायत का। क्या, मंडल पंचायत का ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। मंडल का मतलब क्या, मंडल का मतलब होता है ग्रुप, तो मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, कि उसके लिए एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। राइट, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि एचपी पंचायती राज एक्ट 1990, अब 4 की बात करेंगे। उसके देखो ये दौर था 1968 और 1994 के बीच, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो लाए गए। ठीक है, अभी हम उन्हीं की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्यों लेके आएगी, क्यों उसमें डिफरेंट करेंगे। क्योंकि होता क्या था कि आपको पता है, आज भी ये आप चीज़ देख सकते हो कि क्या आप कह सकते हो कि जो पंचायत स्तर पे है एकदम फेयर इलेक्शंस होते हैं या फेयर रूलिंग होती है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखा गया कि जो एक पावरफुल बंदा है, एक जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसकी ज़्यादा दबदबा रहता है हमेशा। और ये अपने आसपास भी, अपने गांव में आप एग्जांपल देख सकते हो कि गांव का जो एक जो पावरफुल बंदा है, जिसके पास अच्छा पैसा है, वही जो है प्रधान वगैरह बनता है। हाँ, इन चीज़ों को, इस डिस्पैरिटी को ठीक करने के लिए आपको पता है रिजर्वेशन का की भी इसमें बात आती है। रिजर्वेशन दी गई फिर एससीज और एसटीज़ के लिए। ठीक है, तो जब उनकी सीट आती है ताकि वो भी एम्पावरमेंट हो पाए और जब वो भी रूल कर सकें। ठीक है, चलिए जी, तो एचपी पंचायती राज एक्ट में दो इंपॉर्टेंट चीज बातें करेगी, एक डेफिनेशन ऑफ ग्राम पंचायत और राइट्स टू द गवर्नमेंट, उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, और भी बात करेगी, तो ग्राम सभा की बात करेगी इसमें। ठीक है, ग्राम सभा के बाद साथ पंचायत समिति की बात करेगी, जिला परिषद की बात करेगी, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए। लेकिन अभी हम बात करेंगे ग्राम सभा की। देखो ग्राम सभा की डेफिनेशन दी गई इस एक्ट में। इस एक्ट के अनुसार ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी विलेज, कह सकते हो एक एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन नॉट लेस देन, याद रखना, नॉट लेस देन 1000, यानी पॉपुलेशन 1000 से कम नहीं होनी चाहिए, एंड प्लस नोट मोर देन 5K, 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा आप सभा, ग्राम सभा जो वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है एग्जाम में, अगर इन डेप्थ क्वेश्चन आता है एचएस वगैरह में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नोट लेस देन 1000 एंड नोट मोर देन 5000। ठीक है, इसके साथ साथ लेकिन यहाँ पे फिर एक्सेप्शन दी गई। एक्सेप्शन क्या रहेगी आपकी, एक्सेप्शन आपकी रहेगी जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज, वहाँ पे कोई एक्सेप्शन, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ये लागू नहीं होगी। वहाँ पे अगर पॉपुलेशन कम भी है तब भी ये चीज़ वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब राइट्स टू द गवर्नमेंट, देखो
इसके रिलेटेड यानी ग्राम सभा के रिलेटेड जो है वो गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं। तो अगर ग्राम सभा का कंसर्न हो, अगर वो रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास कुछ राइट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, देखो वो किसी भी ग्राम सभा के एरिया को इंक्रीज कर सकती है। याद रखना इस बात को, एरिया को इंक्रीज करना प्लस एरिया को वो क्या कर सकती है, डिमिनिश भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्राम सभा का हेड क्वार्टर होगा उसको भी वो ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सभा का जो ग्राम सभा का जो नेम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार किसके पास दिए गए, ये अधिकार दिए गए आपके गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। दूसरी बात आप याद रखोगे कि जो ग्राम सभा को बोला गया कि एक साल में जो है वो 4 मीटिंग्स इनको अटेंड करना मैंडेटरी रहेंगी। कितनी, 4 मीटिंग्स पर ईयर, 4 मीटिंग्स पर ईयर। ठीक है, 4 मीटिंग्स पर ईयर। अब कौन सी, फर्स्ट संडे ऑफ, फर्स्ट संडे ऑफ, सबसे पहले कौन, जनवरी। ठीक है, जनवरी, 2 महीने छोड़ दो, गैप आपको कैसे याद रखना है, 2 महीने छोड़ दो, फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी, फिर फरवरी मार्च अप्रैल, तो फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल। ठीक है, उसके बाद फिर 2 महीने छोड़ दो, मई जून, और फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई, फिर 2 महीने छोड़ दो, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। अक्टूबर में कोई संडे का लॉजिक नहीं है, 2 अक्टूबर को यानी कि बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी, तब ये ऑर्गेनाइज करी जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नहीं क्लियर होती तो दोबारा से सुनो इसको रिवाइंड करके। ठीक है, चलिए जी। देखो उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ग्राम पंचायत का। इन्होंने बोला ग्राम पंचायत का, इसमें सेम वही बात बोली कि ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की मैं अगर आपको बताऊं तो ग्राम पंचायत क्या होगा, उसकी जो मीटिंग होगी वो वंस इन अ मंथ, वंस इन मंथ। ठीक है, एक महीने में एक बार जो है वो ग्राम पंचायत की मीटिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है अगर कोई कोई इंपॉर्टेंट काम है और मेजोरिटी में जो पंचायत के सदस्य हैं अगर वो बोलें तो प्रधान को 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। इन बातों को याद रखना। अब हम बात करेंगे, ठीक है, पंचायत समिति की। किस समिति, देखो पंचायत समिति में जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली आपके कहाँ से इलेक्टेड होंगे। जैसे पहली बात तो ये कि पंचायत समिति किस लेवल पे जो है वो ऑर्गेनाइज होगी। पंचायत समिति आपकी होगी ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बनाई जाएगी। अब पंचायत समिति के मेंबर्स की बात करूँ तो देखो डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी ये जो एरिया होगा समिति का, वहाँ के जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स वो इसमें रहेंगे। दूसरी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के मेंबर रहेंगे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। मेंबर्स ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो भी इसका हिस्सा रहेंगे, लेकिन कौन से, जो रजिस्टर्ड, ठीक है मेंबर, रजिस्टर्ड कैसे, रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स। ठीक है, वो इसका हिस्सा रहेंगे इसमें। ठीक है, एंड 1/5 ऑफ द प्रधान ऑफ द ग्राम पंचायत प्लस जिला परिषद। अब आप बोलोगे कि एक पंचायत समिति में यानी ब्लॉक लेवल पर तो काफ़ी ज़्यादा ग्राम पंचायत आएंगे, तो उसमें 1/5 जो प्रधान वो कैसे रहेंगे, तो बाकी तो उसमें रोटेशन पीरियड में रहता है ये काम। किस तरीके से, रोटेशन पीरियड में रहेगा ये काम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। राइट, बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स टू द ग्राम पंचायत। देखो ग्राम पंचायत हमने पहले भी पढ़ लिया, मैंने और आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्राम पंचायत के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो ग्राम पंचायत के पास कुछ पावर्स होती हैं। क्या पावर्स होती हैं आपको पता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, है ना, कलेक्शन ऑफ टैक्स पेपरों में आता है ना सवाल कितनी बार, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये इनके पास एक पावर रहती है। राइट, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये जो है वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, तो इनके पास ये पावर है। दूसरी बात, अगर कोई ग्राम पंचायत का ऑर्डर कोई डिसओवे करता है, इन केस ऑफ डिसओवे इनके पास तो भी क्या स्पेशल राइट्स रहते हैं, क्या उसको पेनल्टी डाल सकते हैं, और 1,000 तक उसको पेनल्टी डाल सकते हैं, और उसके बाद भी ना माने तो उसके ऊपर और स्ट्रिक्ट एक्शन ये ले सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स टू ग्राम पंचायत। कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट वाइज आ सकता है आपके एचएस वगैरह में, बड़े पेपर में आपको पता आते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, इसको अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भैया ये जो केस है, ये पर्टिकुलर केस जो है वो ट्राइएबल है किसमें, ग्राम पंचायत में, यानी ग्राम पंचायत में सुलटाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा वो, ग्राम पंचायत को वो पर्टिकुलर केस जो है वो रेफर कर देगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, यही कॉन्सेप्ट था इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, चलिए जी, अब हम फाइनली बात करेंगे जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद कि जिला परिषद क्या होता है। देखो हमने बात कर ली 3 टियर सिस्टम में, किसने किस लेवल पे, एक हमने बात कर ली कि विलेज लेवल पे आपके पास ग्राम सभा देख लिया, ग्राम पंचायत हमने देख लिया, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या क्या किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे मीटिंग्स होती हैं। फिर ब्लॉक लेवल पे हमने पंचायत समिति की बात कर ली, किस तरीके से वो काम करती है। अब हम फाइनली पहुंचे जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो है जिला परिषद, उसी की बात अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जिला परिषद बेसिकली क्या होगा कि पूरा फुल डिस्ट्रिक्ट इनके पास होगा, फुल डिस्ट्रिक्ट पे इनकी जुरिस्डिक्शन होगी। ठीक है, पहली बात ये याद रखोगे। जिला परिषद जो है लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये आता है कि एक्सेप्शन क्या है, वो आपको एक्सेप्शन याद रखना है। वो है आपका जो म्यूनसिपैलिटीज़ एरियाज़ है ना आपके, ठीक है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ आपके हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ एरियाज़ हैं वो इसमें नहीं आएंगी जिला परिषद के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो अलग से आती हैं, वो किस में आती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आती हैं, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उसके बारे में।
तो ये बात हमने समझ ली यहाँ पे। उसके बाद जिला परिषद का काम क्या होता है, देखो एक ही काम होता है इसका, ठीक है। क्या काम होता है इसका, आप कैसे याद रखोगे, इनका काम होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेट एंड गाइड। किसको करना, कंट्रोल कोऑर्डिनेट एंड गाइड, पंचायत और ब्लॉक्स को, ठीक है। ये इनका काम होता है, किसका, जिला परिषद का काम होता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको एक चीज़ बता देता हूँ जाते जाते, अब लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। तो अगर मैं हिमाचल की पर्टिकुलरली देखो बात करूँ तो जो इलेक्शंस हुए थे हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली, वो माने जाते हैं कब, 1995 और 1996 में, ठीक है। जो 1995 का टाइम था और 1996 का, क्योंकि 1994 में दोबारा से आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो पंचायती राज सिस्टम जो एक्ट आया 1994 का, उसके बाद ही इलेक्शंस हो गए। तब इलेक्शंस यहाँ पे हुए थे पंचायतों के, पहली बार फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज बॉडीज ऑफ द स्टेट। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कोई पूछता है कि पहले इलेक्शंस कब हुए पंचायती राज सिस्टम के लिए हिमाचल में, तो 1995 में हुए थे। दो जगह पे इसमें नहीं हुए थे, ठीक है, एक लाहौल और पांगी, लाहौल एंड पांगी में ये नहीं हुए थे, याद रखना इस बात को, ठीक है। उनमें लेट हुए थे, ओके, तो वो आपको याद रखना है। लाहौल और पांगी में 1996 में हुए थे, तो इतना सा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की, कंटोनमेंट एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एंड अगर आपको देखो कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जी हाँ आपकी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिएगा, ये मत भूलना बिल्कुल भी, और वीडियोज़ को चेक करना बाकी भी, ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।